फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 18 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इन्फ्लेशन अबव द आरबीआई कंफर्ट लेवल ऑफ 6% इज़ नॉट जस्ट ड्यू टू राइजिंग फूड प्राइजेस। तो जो आरबीआई है उसको इन्फ्लेशन 4 ± 2 के बीच में रखना पड़ता है, यानी कि 2 से लेकर 6% तक वेरी कर सकता है। लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन इस बार 6% से भी ऊपर चला गया है। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ऊपर गया है तो वो सिर्फ फूड प्राइजेस के में राइज होने से नहीं हुआ है, बल्कि और सारे फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि हायर इन्फ्लेशन है, इकोनॉमीज जैसे कि यूएस में हायर इन्फ्लेशन है। साथ ही प्रोड्यूसर आइटम्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्यूल के प्राइस बढ़े हैं तो उसके कारण लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ी है, जिसके कारण प्रोड्यूसर आइटम्स के भी प्राइस बढ़े हैं। तो इससे कंज्यूमर के लिए फाइनली प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है और ये सारा इन्फ्लेशन में रिटेल इन्फ्लेशन के रूप में दिख रहा है। तो इन्फ्लेशन rates for items such as minerals, edible oils, oilseeds, dairy and poultry items have gained momentum over the last 1 year। और कास्केडिंग इम्पैक्ट किस चीज़ का है, तो फ्यूल प्राइजेस का, क्योंकि जब फ्यूल प्राइजेस बढ़ते हैं तो अपने आप ही सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल तो यूज़ होता ही है। तो इट इज़ विजिबल इन सेगमेंट्स सच एज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सच एज रबर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, फर्नीचर एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लूमिंग कंसर्न ये है, जब प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को वो गुड महंगा पड़ रहा है, और जिसको हम देख सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन इससे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है, साथ ही ग्रोथ को भी मैनेज करना है, तो आरबीआई के लिए टफ हो सकता है, क्योंकि आरबीआई भी एकोमोडेटिव पॉलिसी लेकर चल रही है ग्रोथ को मैनेज करने के लिए। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे सेकंड न्यूज़ है, पीपल नो इफ थिंग्स गो रॉन्ग जुडिशरी विल बी विद देम। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो हम देखते हैं। जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, साथ में लोगों का जुडिशरी में फेथ बहुत ज़्यादा है। तो इट गिव्स देम द स्ट्रेंथ टू परस्यू अ डिस्प्यूट। दे नो दैट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग द जुडिशरी विल स्टैंड बाय देम। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन है ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। The Constitution gives wide-ranging powers and jurisdiction to do complete justice between the parties to bring to life the motto of the Indian Supreme Court, यतो धर्मस्ततो जया, जिसका मतलब ये है जहाँ धर्म है वहाँ पे विजय है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वाइड रेंजिंग पावर दी गई है जुडिशरी को, कि ताकि पूरी तरीके से जस्टिस की जा सके। इसके अलावा सीजेआई ने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात की है, जिसमें यह है कि कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहरी मीडिएशन से अपने जो भी केस है वो सॉल्व कर लो। तो इससे क्या होगा, कोर्ट्स में भी पेंडेंसी कम होगी और जुडिशरी पे भी ऐसे ओवरबर्डन नहीं होगी जुडिशरी। तो ऑन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म सीजेआई ने महाभारत को कोट किया था कि महाभारत में सबसे पहले मीडिएशन को ही यूज़ किया गया था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए, जिसमें लॉर्ड कृष्ण ने आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करना चाहा था और डिस्प्यूट सॉल्व करवाना चाहा था पांडवाज और कौरवाज में। तो मीडिएशन जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन एथोस में बहुत पहले से एम्बेडेड है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो वो अपने कोर्ट का सिस्टम ले आए। तो 1775 में ब्रिटिश ने अपनी कोर्ट सिस्टम ले आए, तो जिसके कारण जो मीडिएशन का कॉन्सेप्ट था इंडियन एथोस में वो धीरे धीरे इरोड होने लग गया। साथ ही उन्होंने बोला जो पेंडेंसी है वो कोई यूजफुल इंडिकेटर नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि वो सिस्टम कितना अच्छा है कितना खराब है, क्योंकि कोई केस अगर कल भी रजिस्टर हुआ तो उसे भी पेंडेंसी में डाल दिया जाता है, लेकिन केस पेंडेंसी में उस अकॉर्डिंग डालना चाहिए कि वो कितने टाइम से चल रहा है। तो ऐसे तो जो अभी नए केस रजिस्टर्स हो रहे हैं वो भी पेंडेंसी में ऐड हो जाएंगे, तो ये कोई ठीक इंडिकेटर नहीं है जज करने के लिए कि जुडिशरी कितना अच्छा काम करिए। तो पेंडेंसी इज नॉट अ यूजफुल इंडिकेटर ऑफ हाउ वेल और पुअरली अ सिस्टम इज डूइंग, सिंस द टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू ऑल केसेस जो कि अभी तक डिस्पोज नहीं हुए, जबकि पेंडेंसी इस बेसिस पर डिसाइड होनी चाहिए कि केस कितने टाइम से पेंडिंग है। यहाँ पर एक और बात की गई लग्जरियस लिटिगेशन की, वेयर पार्टीज विद रिसोर्सेज अटेम्प्ट टू फ्रस्ट्रेट द जुडिशियल प्रोसेस, क्योंकि वो क्या करते हैं बार बार न्यूमरस प्रोसीडिंग्स के तहत जो जुडिशियल सिस्टम उसको डिले कराते रहते हैं। तो वे पार्टीज विद रिसोर्सेज अटेम्प्ट टू फ्रस्ट्रेट द जुडिशियल प्रोसेस एंड डिले इट बाय फाइलिंग न्यूमरस प्रोसीडिंग्स अक्रॉस द जुडिशियल सिस्टम। तो और साथ ही सीजेआई ने यह भी बोला है कि पैंडेमिक की वजह से जो सारी प्रोसीडिंग्स है वो ऑनलाइन होने लग गई हैं, तो उसके कारण जजेस को एक प्रेशर होता है पब्लिक स्क्रूटनी का, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं तो सब लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे सीजेआई का ये बोलना है कि जजेस मस्ट स्टैंड अप अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन इफ नीड बी। तो अगर कोई पॉपुलर परसेप्शन है और जस्टिस के लिए उसके अगेंस्ट जाना है तो जजेस उसके अगेंस्ट भी जाएं पूरी तरीके से जस्टिस देने के लिए। तो ऑल दो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन वन मस्ट ट्रेड द पाथ विद कॉशन। एट टाइम्स लाइव स्ट्रीमिंग एक डबल एज सोर्ड है, क्योंकि इससे क्या होता है पब्लिक स्क्रूटनी का प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो भी जजेस हैं उनको इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए और हर तरीके से कंप्लीट जस्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये वाली बात है। तो आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, लग्जरियस लिटिगेशन की बात की गई है, पब्लिक स्क्रूटनी की बात की गई है और साथ ही मीडिएशन की बात की गई है। हम आगे चलते हैं। इस पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है।
यहाँ पर भी कुछ भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे वंदे भारत की बात की गई है। तो वंदे भारत क्या है, तो इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट है वंदे भारत, और अब इसको लगभग 40 सिटीज़ में लिंक किया जाएगा रेलवेज, गेयरिंग टू रोल आउट एटलीस्ट 10 सच न्यू ट्रेन। तो ऐसी 10 ट्रेन लाई जाएंगी और 40 सिटीज़ को लिंक किया जाएगा। अगस्त 2022 तक यह पूरा किया जाएगा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को कमेमोरेट करने के लिए। यहाँ पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बात की है मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज़ की, कि जब भी मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज राइज हो उनको क्वेश्चन किया जाना चाहिए। तो मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज मस्ट बी क्वेश्चन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ सिक्योरिटी टू द कंट्रीज सिटीजन, रिलीजियस फ्रीडम, इक्वालिटी बिटवीन पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट और रिलीजन, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मूवमेंट, एंड ऑल दिस विदाउट अनड्यू स्टेट इंटरफेरेंस एंड एन इंड्योरिंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पर ये बोला गया है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा कि मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज जहाँ भी आती है उन्हें क्वेश्चन करना चाहिए, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस दिए गए हैं। अगर वो उसके अगेंस्ट जाती है तो हमें उन्हें क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस दिया गया है कि सारे सिटीजन्स का रिलीजियस फ्रीडम को सिक्योर किया जाएगा, साथ ही इक्वालिटी होगी लोगों के बीच में, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस सेक्स के हैं, किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं। तो सबको ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस दिया गया है, और ये सब चीज़ें होनी चाहिए बिना स्टेट इंटरफेरेंस के द्वारा, और साथ ही लोगों की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तो एनी सेम्बलेंस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, क्लैम्प डाउन ऑन सिविल लिबर्टीज। तो अगर कहीं भी ऐसा देखे कि अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है, साथ ही सिविल लिबर्टीज पे क्लैम्प डाउन किया जा रहा है, सेक्सिज्म है, कास्टिज्म है, साथ ही और ऐसी सारी चीज़ें हैं, रिलीजन के अकाउंट पर कुछ किया जा रहा है, कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें सोशल फैब्रिक को ख़राब करती हैं। मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज वेन एवर एंड हाउ एवर दे अराइज, तो मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज जैसे भी और कहीं भी अराइज हो तो उनको क्वेश्चन किया जाना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉमिस में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉमिस में हमें प्रोटेक्ट किया गया इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट। ही सेड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इन टाइम्स ऑफ पीस और क्राइसिस, भले पीस हो या क्राइसिस हो, किसी की भी इलेक्टोरल लेजिटिमेसी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नॉर्थ स्टार है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी सच कम्युनल डिसहार्मनी, विच द conformity of every state action or inaction would have to be judged। तो कोई भी एक्शन स्टेट का, कोई भी इनएक्शन स्टेट का, वो हमेशा जज किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेमाइस पे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस चंद्रचूड़ सेड, डिडंट जस्ट ट्रांसफॉर्म अस फ्रॉम कॉलोनियल सब्जेक्ट टू फ्री सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम फ्री सिटीजन्स तो बने ही बने, लेकिन उसके बाद भी और सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जैसे कि इट ऑल्सो अंडरटुक अ मैसिव चैलेंज ऑफ कन्फ्रंटिंग अ पॉलिटी दैट वॉज प्लेग्ड बाई ऑपरेसिव सिस्टम ऑफ कास्ट, पेट्रियार्की एंड कम्युनल वायलेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि कास्ट सिस्टम में जो लोगों के साथ ऑपरेसिव सिस्टम्स होते हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, पेट्रियार्की के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ कम्युनल वायलेंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। तो ऑथर ने बोला है दीज स्टोरीज, यहाँ पे स्टोरीज बताई गई बी आर अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, नेल्सन मंडेला और भी मलाला यूसुफजई की, जिन्होंने इमेंसिपेटरी मूवमेंट्स को राइज किया और साथ ही रेडिकल चेंजेस लेकर आए हैं। तो दीज स्टोरीज ही सेड आर यूजफुल reminders that the privilege of education we have today are fruits of the boldest struggles and represent the dreams of our ancestors। तो जो आज हमारे पास प्रिविलेज एजुकेशन की, तो वो इसलिए की है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स का ड्रीम था और उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो यहाँ पर मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज की बात की गई है कि वो जब भी आए उनको हमेशा क्वेश्चन किया जाना चाहिए। एक वर्ड है सेमेन, जिसका मतलब ये होता है रेड सैंड इन तमिल। जो सेक्शन 7 है पॉक्सको एक्ट का, उसमें ये बोलता है कि टचिंग ऑफ द वजाइना, पीनस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड विद सेक्सुअल इंटेंट वुड अमाउंट टू अ सेक्सुअल असॉल्ट। तो पॉक्सो की बहुत वाइडर डेफिनेशन है कि इसमें किसको सेक्सुअल असॉल्ट माना जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पे नेवी रिसीव्स फर्स्ट 2 of 24 मल्टी रोल चॉपर्स फ्रॉम यूएस। तो यूएस के द्वारा हमें मिले हैं 24 मल्टी रोल चॉपर्स, जिनका नाम है MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, जो कि नेवी के लिए लिए गए हैं। और जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आने वाले तो उससे पहले ये डील साइन हुई थी। तो ये किसने, MH-60 रोमियो अमेरिका की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया था, मैन्युफैक्चर्ड बाई लॉकहीड मार्टिन। द MH-60 रोमियो ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, जो कि डिज़ाइन है मल्टीपल मिशंस को सपोर्ट करने के लिए। The statement said that the 24 helicopters will be procured under the foreign military sales framework from the US। उसके बाद इंडिया में आके थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा सेवरल यूनिक इक्विपमेंट के द्वारा। इसके अलावा ये भी डील हुई थी कि 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ले जाएंगे आर्मी के लिए, वो भी तभी हुई थी जब मल्टी रोल चॉपर्स की बात हुई थी। MH-60 रोमियो लिए जाएंगे। न्यू यूनियन मिनिस्टर मांडवियर डायनेमिक ICMR चीफ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात बोली गई है कि पहले बाईपोलर फोकस था, ये समझ नहीं आता था हेल्थ में कि हमें प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना है, गवर्नमेंट सेक्टर को आगे बढ़ाना है।
तो until now it has been facing a bipolar focus as to whether it has to be more government or more private, कि हमें जो हेल्थ सेक्टर है वो कैसा रखना चाहिए, ज़्यादा प्राइवेट की तरफ रखना चाहिए, ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ रखना चाहिए. इन द सेंस बोथ हैव टू एग्जिस्ट बट वी नीड टू रियलाइज द पिरामिड ऑफ हेल्थ केयर. तो अब इन्हें ये लग रहा है कि दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और साथ ही एक पिरामिड होना चाहिए हेल्थ केयर का. इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हेल्थ, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. हाईलाइटिंग दैट वायरल इन्फेक्शंस, अब देखो वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, भले ही जीका का भी केस आया, मर्स, सार्स, निपा आउटब्रेक्स. तो इसके कारण वेकअप कॉल है हम सबके लिए कि प्रोबेबल रीज़न ये हो सकता है कि आउटब्रेक्स इसीलिए हैं क्योंकि लोग इन्वायरमेंट के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, इकोसिस्टम के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. इकोलॉजी, देयर हैज़ बीन रैपिड अर्बनाइजेशन, पेड़ों को इतनी बुरी तरह काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं एक वेकअप कॉल हमें मिला कोविड-19 के द्वारा कि हमें इकोसिस्टम का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम भी नेचर के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं. So the probable reasons for such outbreaks can possibly be attributed to the world being at a critical point where we have been playing with the environment, the ecosystem, ecology. There has been rapid urbanization, rapid connectivity with people traveling. लेकिन public health अभी तक neglected है क्योंकि बहुत ज़्यादा inadequate spending होती है public health में, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है. आगे चलते हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ये है, ये स्पाउस जो है वो कोर्ट जा सकता है और अपने जो अदर स्पाउस है उसको कंपेल कर सकता है कि आपको उसके साथ रहना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी को फोरफिट कर लिया जाएगा. तो बेसिकली जैसे कोई हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर किसी ने किसी को नहीं साथ में रहना चाहता है तो कोई भी हस्बैंड और वाइफ कोर्ट में जा सकते हैं और वो ये बोल सकते हैं कि दूसरे इंसान को उनके साथ कोहैबिट करना ही पड़ेगा और साथ ही अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी फोरफिट कर दी जाएगी. लेकिन जैसे कि अगर हम इंडियन फैमिलियर स्ट्रक्चर देखें तो ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है ये विमेन के अगेंस्ट जाता है क्योंकि पेट्रियार्कल माइंडसेट है ज़्यादातर लोगों का, तो विमेन के अगेंस्ट ये हमेशा यूज़ होता है. अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल में अभी तक तो अपहेल्ड किया गया है, तो आगे भी अपहेल्ड होता है नहीं, ये देखने की बात है. But long back, when the concept of restitution of conjugal rights faced its first legal test in 1885, तो पहली बार restitution of conjugal rights की बात आई थी 1885 में, जब 22 साल की एक लड़की थी रुक्मा बाई, उनको इस बैटल को लड़ना था. जो उनके हस्बैंड थे दादाजी भीकाजी, वो चाहते थे कि उनकी मैरिज इनके साथ सोलेमनाइज हो जाए, लेकिन ये उसके अगेंस्ट थी क्योंकि इनकी मैरिज बहुत बचपन में हो गई थी, 11 साल में हो गई थी. Judge Pinney found it barbarous, a cruel and revolting thing to do compel a young lady into solemnizing a child marriage. ठीक है, फिर इसके बाद टेक्निकलिटी पे इसे डिसाइड किया गया. पहली बात ये बोली गई ये कंजुगल राइट्स की बात ही नहीं होती क्योंकि कभी भी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यहाँ पे आया ही नहीं क्योंकि ये बहुत बचपन में शादी हो गई थी. तो फर्स्ट ही सेड इट वुड बी अ मिसनॉमर टू कॉल इट अ सूट फॉर रेस्टिट्यूशन, क्योंकि सबसे पहली बात तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज होने की जरूरत है ना, तो वहाँ पे तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की पहले बात की जाएगी. तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात मानी नहीं गई. फिर एक बात और आई कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए क्योंकि 11 साल में शादी होना, फिर उसके बाद में कोहैबिट करने की बात करना, तो मिनिमम एज ऑफ मैरिज की बात की गई. तो इस केस की वजह से मिनिमम एज ऑफ मैरिज सेट किया गया, इंग्लैंड में भी सेट किया गया और इंडिया में भी. फिर जो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस थे, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं मानोगे तो उसके जो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस है वो हटा दिए गए. तो अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन जैसे कि बहुत सारे ऐसे लॉज हटाए गए हैं जो कि विमेन के अगेंस्ट जाते हैं, जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, इसको हटाया गया, साथ ही एडल्ट्री को हटाया गया था. तो इससे क्या है, द लेटेस्ट एग्जामिनेशन हाउएवर विल बी इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड कम्स एट अ टाइम जब कॉलोनियल लॉज है उनको चेक किया जा रहा है, जैसे कि एडल्ट्री, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी हैव ऑलरेडी बीन स्टक डाउन क्योंकि ये डिसप्रोपोर्शनेटली डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे अगेंस्ट विमेन एंड कन्फर्मिंग टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स. तो अब ये जो फीमेल ऑटोनॉमी वाली बात है एंड द राइट टू रिफ्यूज स्टिल स्टैंड्स. तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जिसमें स्पाउस के पास राइट होता है कि वो दूसरे कोर्ट में जाके दूसरे को बोल सकते हैं कि आपको कोहैबिट करना पड़ेगा और अगर आप कोहैबिट नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट आपकी प्रॉपर्टी पूरी फोरफिट कर ली जाएगी. अब हम आगे चलते हैं. अब एक कोड बनाया गया है अफगान में स्टेबिलिटी लाने के लिए अफगानिस्तान में. तो यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 4 मेंबर्स हैं. तो उन्होंने एग्री किया है कि एक न्यू क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो कि फोकस करेगा रीजनल कनेक्टिविटी पे. पार्टीज कंसिडर लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान क्रिटिकल टू रीजन कनेक्टिविटी. तो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए जरूरत है कि अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी आए, तो उसके लिए एक नया क्वाड बनाया गया जिसमें 4 मेंबर्स हैं, यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. यहाँ पर एक लॉ है डाका, डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स. ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में आया था. तो इसमें ये बोला गया था कि कोई भी अगर माइनर की तरह आ जाता है यूएस में तो उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी कि उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा. तो डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन इन 2012 और प्रोटेक्शन दी गई थी कि कोई भी डिपोर्ट होकर कोई भी अगर आ जाता है माइनर की तरह
तो उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। एंड इट ग्रांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिपोर्टेशन एंड वर्क परमिट्स टू इलीगल माइग्रेंट्स हु केम टू द कंट्री एज माइनर्स। तो फेडरल जज जो टेक्सास में उन्होंने इस इमिग्रेशन प्रोग्राम को इलीगल बता दिया है। तो उसके बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपील करेगा। तो ही सेड इन अ स्टेटमेंट दैट द डिसीजन वाज डीपली डिसअपॉइंटिंग एंड ऑल्दो द ऑर्डर डिड नॉट अफेक्ट दोज ऑलरेडी कवर्ड बाय डाका। तो इसके बाद जो आगे हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यंग इमिग्रेंट्स है तो उनका फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, तो इसके लिए वापस से देखा जाएगा इसे। यूरोपियन नेशंस ने क्या किया है, जो वैक्सीन हेजिटेंसी है लोगों को उसको बूस्ट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स और पेनल्टीज़ की बात की गई, जैसे कि अगर लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे तो उनको नाइट क्लब्स में नहीं जाने दिया जाएगा, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाने दिया जाएगा, कैफेज में नहीं जाने दिया जाएगा। तो बेसिकली यूरोपियन नेशन अब कैरेट और स्टिक पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं। तो ग्रीस बिकेम द लेटेस्ट टू इनेक्ट न्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्राइडे रिक्वायरिंग प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, कि आपको वैक्सीनेशन का प्रूफ देना पड़ेगा। Children can enter with negative test. Outdoor clubs and music venues in Greece will also be accessible only to the fully vaccinated. तो ग्रीस में भी उन्हीं को जाने दिया जाएगा, ऐसे जो भी एक्सेसिबल सेंटर्स होंगे उन्हीं को जाने दिया जाएगा, फुली वैक्सीनेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एपेक की बात की गई है। तो एशिया पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसके मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे जी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ कर देना चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज को भी वैक्सीन बनाने देनी चाहिए। तो लीडर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक ट्रेड ग्रुप एपेक इंक्लूडिंग यूएस, रशिया और चाइना के उन्होंने प्लेज किया है कि ये कोविड-19 वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेंगे और शेयर करेंगे ताकि हम ग्लोबल पैंडेमिक से लड़ सकें। लीडर्स स्ट्रगलिंग टू टेम आउटब्रेक्स एक्सरबेटेड बाय द डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। तो डेल्टा की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन में सर्च देखने के लिए मिला है। तो सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ जो स्टॉक्स है उनको अफ्रीकन जैसे कंट्रीज में भी देंगे। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।